हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गणित का जो चौथा लेसन है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज 4.2, 3, 4 इन सब में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसका हिंट्स करने जा रहा हूँ। तो जो भी आपको प्रॉब्लम भारी लगे या टफ लगे उसको आप मैसेज कर सकते हैं, और जो मुझे लग रहा है या जो भी क्वेश्चन मुझे बताने चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला प्रॉब्लम है कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 × x - 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x² + 2ab, तो 2 a के जगह पर x और b के जगह पर 1 प्लस b², तो 1 का क्या करना होगा स्क्वायर। इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x हो जाएगा और -6 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो क्या आ गया x² + 2x प्लस यहाँ पे 1 = 2x - 6। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा x² + 1 और ये -6 इधर लेके चले आइए तो प्लस में आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 0। तो अब हो जाएगा ये x² + 7 = 0। अब हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका क्या होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला x² + 7 = 0। तो यहाँ पे a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² वाला टर्म है प्लस कांस्टेंट है, जो bx वाला टर्म है वो 0 है, वो नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा क्वेश्चन था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे x² + 7 = 0 आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरा इसमें प्रॉब्लम है x² - 2x = -2 ब्रैकेट में है और फिर यहाँ 3 - x है। ये दूसरा प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज का। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा x² - 2x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x में 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा x² - 2x प्लस इधर 6 आ जाएगा और माइनस में 2x = इधर 0। यहाँ पे माइनस में 6 था, इधर प्लस में आ गया, इधर प्लस में 2x था, इधर माइनस में आ गया। अब अगर देखा जाए तो x² - 2x -2x कितना हो जाएगा -4x = 6, सॉरी x² - 4x + 6 = 0। ओके, तो जो है यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए फिर से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है x² + bx + c = 0। तो अब देखिए वेयर a is not equal to 0, तो यहाँ पे a 0 नहीं है, यहाँ a का वैल्यू कितना है 1, तभी तो x² बचा है, क्योंकि x² का गुणांक यदि 0 है फिर तो खत्म हो जाएगा। तो x² वाला टर्म बचा है, यहाँ bx वाला भी टर्म बचा है और अचर पद कांस्टेंट जो है वो भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये भी प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से
इसमें और भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उसे सॉल्व करके हमको बताने हैं, ठीक है। जैसे इसी एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 में क्या है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए और देखा जाए तो क्या हमें मिलता है, x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, x² माइनस 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 2 और प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना तो पड़ेगा, तो हमने तोड़ दिया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो अब सॉल्व कीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x² माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो अब अगर देखा जाए तो x² इधर भी है, x² इधर भी है और दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 3x और 4x आके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7x। 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और पहले से इधर 1 है, तो ये पूरा सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 7x माइनस 3। तो यहाँ पे x² तो बचा नहीं, इसका मतलब क्या है कि इसका गुणांक जो है 0 हो गया, तभी तो 0 से गुना करके ये क्या हो गया है 0। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, 2 और 6 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। इसी प्रकार से इसमें टोटल 8 प्रश्न हैं, आप 8 को ट्राई करें और खुद से बनाएं। 3 मैंने बता दिया, बाकी 5 जो आप खुद से ट्राई कीजिए, और जहां भी आपको दिक्कत हो रहा है उस क्वेश्चन नंबर को मार्क करके मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको फिर से उस पर रिएक्शन दूंगा, हेल्प कर सकता हूं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे इसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, तो इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है, और इसको पढ़ के और वेरिएबल को कंसीडर करके, मान करके, और हमें करना क्या है, बना देना है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं दोनों मीडियम में क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. मतलब कहा ये जा रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है और उसका जो क्षेत्रफल है वह 528 मीटर स्क्वायर है। अब उस आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो उसका जो है लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको हेल्प करता हूँ कि मान लिया जाए कि वह आयताकार भूखंड जो है, रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है वो ये है, ठीक है। तो हमको पता है कि आयत में जो बड़ा वाला साइड होता है उसको लंबाई बोलते हैं और जो छोटा है उसको चौड़ाई। तो लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को B से। चलिए, जो चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। माना कि चौड़ाई क्या है, x। आप लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम जो है उसमें यही पकड़ना है कि कौन सा दिया हुआ है और कौन सा उसके मतलब किसको हम मानेंगे और उसके हेल्प से किसको फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कहा जा रहा है लंबाई के विषय में कि लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने क्या माना, x, b यानी कि ब्रेथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चौड़ाई, और l यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई। तो चौड़ाई को यदि हमने x मान लिया,
ब्रेथ x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, x को दोगुना किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो ब्रेथ से, चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो इसका दोगुना करके एक ऐड कर दी, तो अब ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया जो होता है, मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया कितना दिया है 528, और लेंथ हम लोग कितना आ गया है 2x प्लस 1। अब ब्रेथ कितना माने हैं x, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दी और इधर जो एरिया दिया था रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 528, अब 2x में x से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर, और x में 1 से करिएगा तो x, ठीक है। अब यहाँ पे इस सब कांस्टेंट अगर ये है तो इसको उधर लेके चले जाइए, तो क्या मिलेगा, इधर 0 हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528। अब देखिए ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। यही कहा गया था हमसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिचुएशन दिया गया है, जैसे पहला इस क्वेश्चन के फॉर्म में, आयताकार रेक्टेंगुलर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सिचुएशन दिया गया, और आपको करना क्या है, इसी तरीके से सिचुएशन को पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के, और इस प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम था। ठीक इसी प्रकार से 2 में जो दूसरा है उसको मैं हिंट्स कर देता हूँ, वहाँ पे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कहा यह जा रहा है कि दो लगातार या उसी को क्रमागत भी कहते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, धनात्मक है और पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक का जो गुणनफल होता है वो 306 है, 306 है। तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 4, 5 दोनों धनात्मक हैं और लगातार हैं, 10, 11 ये भी धनात्मक हैं और लगातार हैं, ठीक है। जैसे आप -4 और -5 भी ले सकते हैं, लगातार हुए, यही पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऐसा आपको नहीं लेना है। क्या कहा गया है, धनात्मक पूर्णांक और लगातार लेना है, ठीक है। तो माइनस नहीं सोचना है या 0 भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये साइनलेस होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है। ओके, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि जो प्रथम पूर्णांक है या पहला पूर्णांक है वो x है, ठीक है। जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल x, देन सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1, ठीक है। आप थोड़ा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया कि प्रथम पूर्णांक क्या है x, इसलिए दूसरा पूर्णांक कितना होगा, कहा गया कि लगातार होना चाहिए। तो इसमें गौर कीजिए, अगर 4 के बाद 5 है तो 1 ज़्यादा है। कोई भी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक यदि आप लेते हैं तो वो 1 ज़्यादा होगा या उसके पहले वाला 1 कम होगा, तो दोनों में 1 का डिफरेंस होगा। तो अगर ये x है तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 मान लेते हैं, ये जितना होगा उससे 1 अधिक ये होगा। अब कहा गया कि इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब इनका जो गुणनफल है, ठीक है, वो क्या है 306। मतलब पहला जो पूर्णांक है और जो दूसरा पूर्णांक है x और x प्लस 1 लगातार, इसका जो गुणनफल है वो 306 है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग कर दिए। अब गुना करिए, तो x में x से करिएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x में 1 से करिएगा तो x, और ये प्लस में इधर लाइए तो माइनस में इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से जो हमारा सिचुएशन दिया गया था, वर्ड प्रॉब्लम था, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते जाना है, द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करते जाना है, ठीक है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वो 3 क्या है जरा देख लेते हैं। 3 है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना ही पढ़ते हैं पहले। तो रोहन की माँ यदि 26 वर्ष बड़ी है तो मान लेते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान उम्र या आयु कितनी है x, इसलिए उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26। लेट द करेंट एज या अभी जो एक्चुअल एज है ऑफ द रोहन इज इक्वल टू x, देन हिज मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर रोहन की अभी जो आयु है, वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है, अगर वो x हो जाएगा तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी जो है रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन अभी से 3 वर्ष पश्चात जो दोनों का आयु होगा उनका गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो एक बात बताइए कि अभी यदि रोहन की आयु x है तो 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर 3 ईयर 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बताइए, बोलिए। आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन क्या होगा सोचिए, x प्लस 3 ये हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में रोहन के माँ की आयु कितनी हो जाएगी। तो अभी कितना है x प्लस 26, तो उसमें 3 और ऐड कर दीजिए और ये हो जाएगा x प्लस 29। ओके, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो है वो x प्लस 3 हो जाएगा और उसकी माँ की जो आयु हो जाएगी वो x प्लस 29। अब इन 3 वर्ष बाद का जो आयु है इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है, कितना है 360 है। यानी ऐसा करिए x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, देखिए दोनों को मैंने गुना कर दिया, इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो गुना कर रहे हैं इसको सॉल्व करना होगा और इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा गौर कीजिए, जब x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस x में 29 से होगा तो 29x 29x प्लस 3 से x में होगा तो 3x और 3 से 29 में होगा तो 29 3 87 87 इज इक्वल टू 360। ओके, अब देखिए x स्क्वायर 29x और 3x कितना हो जाएगा सोचिए 32x प्लस 87 और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और इसको घटाइए, माइनस वाला ज़्यादा है तो 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3 और 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए ये भी जो सिचुएशन दिया गया था रोहन और उसकी माँ की आयु से जो रिलेटेड क्वेश्चन था ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो है अगला इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। उसमें क्या है, कहा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been
8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब कहा यह गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की जो दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान चाल से, मतलब यूनिफॉर्मली वो चलते जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ऐसे गया और आगे जाके स्पीड हो गया, नहीं। एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये नॉर्मली ऐसे अपना वो एक स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को एस या डी से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम ट्रेन तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप इसे ट्रेन समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम क्या लगेगा, सोचिए, तो आपने एक पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, या इसी को बोलते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमको टाइम निकालना है, तो चाल इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो टाइम इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, और चाल हमने कितना माना है, x किलोमीटर पर आवर। तो 480 बटा x जो है ये क्या हो गया बताइए आप, ये जो है ये तो टाइम हो गया, t। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, दूरी, अब बटा हमने क्या कर दिया, चाल। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि कहा गया कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उतनी ही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि फिर से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है, नहीं, लेकिन इस बार जो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है पता है आपको, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया है, कम। तो पहले जितना स्पीड था x, उसमें से क्या कर दिया गया है, 8 कम कर दिया गया है, तो x माइनस 8 हो गया है। अब सोचिए कि जब स्पीड कम होगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना जी, उतना ही डिस्टेंस जाना है, तो फिर से टाइम निकालते हैं। तो चूंकि टाइम अलग होने वाला है तो इसको t1 कर देते हैं, इसको t2 कर देते हैं। और टाइम का फॉर्मूला हमको मालूम है, दूरी बटा क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो उतना ही है 480, स्पीड कितना हो गया है, कम हो गया है, x माइनस 8, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि t2 और t1 में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। तो t2 और t1 में ये रिलेशन है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो जो समय लगा है वो 3 घंटा ज़्यादा लगा है। इसका मतलब है कि जो t2 है ना, ये जो t2 है वह 3 घंटा ज़्यादा है, किसकी तुलना में, t1 की तुलना में। तो अगर ये 3 घंटा अधिक है तो सोचिए इसमें 3 घंटा जोड़ दीजिए, पहले वाला टाइम में, और नहीं तो इसमें से 3 घटा दीजिए, इसको t1 ही छोड़ देते, इसमें से -3 कर देते, तभी बराबर हो जाता। तो इस इक्वेशन को बराबर करना था, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो t2 वाला जो वैल्यू है 480 बटा x माइनस 8 यहाँ रख दीजिए, और t1 का जो वैल्यू निकाल के रखे थे ऊपर वो कितना था, 480 बटा x था, प्लस क्या 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करिए, क्या हो जाएगा, 480 बटा x माइनस 8, इधर क्या हो जाएगा 480, एलसीएम लीजिएगा तो 3x आ जाएगा ना, बटा x। थोड़ा भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग मजबूत कर लीजिएगा ना,
या कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा सुधार दीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। और कहीं कुछ लगे कि मिस्टेक हो गया है तो आप सभी लोगों से, विद्यार्थियों से या जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करिए और तुरंत हिंट्स करिए कि सर यहाँ पे गलती हुई है, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये T1 का वैल्यू हो गया, सॉरी ये T2 का वैल्यू है, और यहाँ पे T1 का वैल्यू रखा गया और यहाँ पे +3 ऐड किया गया था, ठीक है। अब इसको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जो कैंचिया गुना आप लोग कहते हैं वही करना है, ठीक है। तो किया जाए, 480 में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, 480x इधर गुना हुआ तो इज इक्वल टू, इधर जो गुना होगा वो कितना होगा, ऐसे होगा 480 + 3x, इधर तो जगह नहीं है, हम यहाँ कर दे रहे हैं x - 8, ठीक है। रुकिए इधर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि 480x इज इक्वल 480 + 3x इंटू x - 8, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को, तो चलिए सॉल्व किया जाए। कितना आ जाएगा, 480x, इसको गुना करिए, 480 से x में कीजिएगा तो 480x हो जाएगा, माइनस 480 से 8 में करिए तो 0, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 कितना होता है जी, 38 होता है ना, ठीक है। अब प्लस यहाँ था माइनस, तो माइनस ही होगा, प्लस 3x में x होगा तो 3x² प्लस माइनस माइनस और 8 3 का 24x। अब गौर कीजिए, 480x और 480x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इधर 0 कुछ नहीं बचा, इधर बचा है, तो x² वाला जो टर्म है पहले लिख दीजिए 3x² माइनस 24x यहाँ लिख दीजिए माइनस 3840, ठीक है। कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, 3 इसमें है, इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन निकाल लिया जाए। तो 3 यदि कॉमन निकाल लीजिएगा x² तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 का 24 हो जाएगा, 3 यहाँ से निकालिए तो 1, 3 2 6 और 3 8 24 और 0 1280। अब ये 3 इधर गुना में भाग में 0 भेज दीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1200, ये माइनस है 1280। ध्यान से देखिए, यह भी एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो टोटल क्वेश्चन था एनसीईआरटी सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, मैंने टोटल हिंट्स कर दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए और टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, अब एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जो भी मैंने इक्वेशन कन्वर्ट किया उसमें यदि चाहते हैं कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है कि कितना होगा, जैसे पूछा गया था कि रोहन की माँ की आयु क्या होगी या रोहन की आयु क्या होगी, या पूछा गया था कि पूर्णांक क्या होगा, तो जो भी आपको एक्चुअल वैल्यू पूछा जा रहा है तो यानी वहाँ x निकालना है। और x निकालने के लिए आपको या तो गुणनखंड विधि लगाना होगा या तो आपको पूर्ण वर्ग विधि लगाना होगा और नहीं तो द्विघाती सूत्र लगाना होगा, जिसको श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, ठीक है। या विवेचक निकाल के द्विघाती सूत्र लगाइए। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो द्विघात समीकरण वाला वीडियो है, ठीक है, ऑलरेडी इन चारों प्रोसेस को मैं जिक्र कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि जो चारों हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे x के वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। इन चारों मेथड को पहले जाके आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर x का वैल्यू फाइंड आउट ना हो तो वहाँ से आप बोल सकते हैं, मैं उसको भी हेल्प करूँगा वहाँ पे। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहिए और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे और आगे जुड़े रहना चाहते हैं और आप इच्छुक हो कि मेरा लेक्चर अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है और काफ़ी हद तक हेल्प कर पा रहा हूँ मैं, तो आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ कि जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं, 10वीं में हैं या 9वीं में हैं, जिस वर्ग में आप हैं, और मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आपको टफ़ लगे, जिस लेसन का टफ़ लगे,
वो आप लेसन का मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब में ही, इस वीडियो पे ही, या आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे होंगे, जो इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो एक्सरसाइज मैं पहले कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल ये एक्सरसाइज 4.1 था। मैं जल्द ही एक्सरसाइज 4.2 का पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं अपलोड करूंगा और आप सबके बीच लाऊंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।